हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी ही भाग 66। मुरारी का घर बनारस। गणेश पूजन के बाद शिवम पूरे परिवार के साथ मुरारी के घर के लिए निकल गया। मेहमानों से भरी 5-6 गाड़ियां एक कतार में बनारस की सड़कों पर दौड़े जा रही थी। तिलक की सभी तैयारियां मुरारी के घर पहले ही हो चुकी थी। सभी मुरारी के घर पहुंचे। शक्ति ने काशी को जैसे ही देखा, खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। सभी गार्डन में चले आए। मुन्ना फोन पर था, उसने गौरी को देखा तक नहीं। वह गौरी की नजरें भी मुन्ना को ही ढूंढ रही थी। वंश ने देखा तो गौरी के बगल में आकर बैठा और उसके कंधे को अपने कंधे से टकरा कर कहा, क्या बात है गौरी मैडम, तुम्हारी वो कहीं नजर नहीं आ रहे? गौरी नहीं, भाभी। कुछ दिनों में मैं तुम्हारी भाभी बन जाऊंगी, इसलिए अभी से आदत डाल लो। और मान का इंतजार तो मुझे भी है, लेकिन वो है कहाँ? गौरी ने इधर उधर देखते हुए कहा। वंश ने सुना तो उठकर जाने लगा। गौरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, अब तुम कहाँ चले? मैं अपनी होने वाली भाभी को परेशान नहीं देख सकता, इसलिए मुन्ना को ढूंढने जा रहा हूं, कहकर वंश वहां से चला गया। गौरी से बात करके वंश लॉन के दूसरी तरफ आया। देखा मुन्ना फोन पर किसी से बात कर रहा है, तो वंश ने उसके हाथ से फोन लिया और काट कर कहा, हेलो मिस्टर मानवेंद्र मिश्रा, आज आपका तिलक है और कुछ दिनों में आपकी शादी है। कम से कम तब तक के लिए इस फोन से दूर रहिए। वंश को अपने सामने देखकर मुन्ना का दिल किया कि आगे बढ़कर वंश को गले लगा ले, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और उसने वंश के सीने पर हल्का सा धक्का मारकर कहा, ओह, तो तुम्हें हमसे मिलने की फुर्सत मिल गई? तुम्हें नहीं लगता मुंबई जाकर तुम कुछ ज्यादा ही कूल हो गए हो? वंश ने सुना तो मुस्कुराया और कहा, अरे मुन्ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आने वाला था। आने वाले थे, आए तो नहीं ना? जाओ यहां से, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुन्ना ने नाराज होकर कहा। वंश मुन्ना के पास आया तो मुन्ना ने पीठ घुमा ली और कहा, हमारी शादी है और तुम अब आ रहे हो। तुम्हें भी पता है कि तुमसे ज्यादा करीब कोई नहीं है हमारे, फिर भी तुम हमसे मिलने अब आ रहे हो। मुंबई जाकर बहुत बड़े आदमी बन गए हो ना तुम। हाँ, जाओ यहां से। वंश ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे से मुन्ना को हक किया और अपना गाल उसकी पीठ से लगाकर कहा, मुन्ना, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कल ही बनारस आया था, तुमसे मिलना भी चाहता था, लेकिन पापा ने घर के कामों में और काशी की शादी की तैयारियों में इतना उलझा दिया कि आ ही नहीं पाया। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। ऑल द बेस्ट। आई नो गौरी बहुत अच्छी है, वो तुम्हें संभाल लेगी और तुम इतने समझदार हो कि गौरी को समझ जाओगे। और इन दोनों बातों को साइड कर दिया जाए तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मुन्ना ने सुना तो पिघल गया और पलटकर वंश को गले लगाकर कहा, अब बस भी करो वंश, अब क्या हमें रुलाने का इरादा है? वंश ने देखा कि मुन्ना की नाराजगी दूर हो चुकी है, तो उसने भी मुन्ना को कसकर गले लगाया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारी और गौरी की शादी में बहुत एंजॉय करने वाला हूं। वैसे तुम्हारी वो नहीं आई साथ में? मुन्ना ने वंश को छेड़ते हुए कहा। वो हिटलर की सेवा करने में बिजी है, उसने कहा है हल्दी के फंक्शन में आ जाएगी। वंश ने बेपरवाही से कहा, तुमने निशी से आई लव यू कहा या नहीं? मुन्ना ने वंश को साथ लेकर सबकी तरफ जाते हुए कहा, मुझसे ज्यादा तो तुम मेरी लव स्टोरी में इंटरेस्टेड हो। वंश ने मुन्ना की तरफ देखकर कहा, हो भी क्यों ना, हमारी और मुन्ना की लव स्टोरी तो वैसे भी बहुत सिंसियर है। मजा तो तुम्हारी और निशी की लव स्टोरी में है, क्यों मुन्ना? वंश के दूसरी तरफ चलते हुए शक्ति ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने जीजाजी। मुन्ना ने कहा, जीजाजी, आर यू सीरियस मुन्ना? वंश ने चौंक कर कहा, ही इज, और आज से तुम भी आदत डाल लो। शक्ति ने वंश के सर पर धीरे से सब चपत लगाकर कहा, ए शक्ति, आई मीन जीजाजी। वंश ने कहा, लेकिन जैसे ही शक्ति ने उसे घूरा तो वंश ने अपनी जबान संभाल ली। मुन्ना, हमें लगा मुंबई जाकर ये लड़का सुधर गया होगा, लेकिन ये तो पहले जैसा ही है। शक्ति ने कहा, डोंट वरी, इसे सुधारने वाली कल आ रही है। मुन्ना ने कहा तो शक्ति हंसने लगा और वंश दोनों की बातों से चिढ़कर आगे बढ़ गया और कहा, हाँ हाँ हंस लो, एक बार शादी होने दो, उसके बाद मैं हंसूंगा तुम दोनों पर।
क्यों, तुम शादी नहीं करोगे क्या? वंश को जाते देखकर शक्ति ने कहा, नहीं, मैं ऐसे ही खुश हूं, कहकर वंश चला गया। शक्ति ने मुन्ना की तरफ देखा और कहा, लगता है हम दोनों ने उसे ज्यादा ही छेड़ दिया। वो बहुत प्यारा है, मान जाएगा, आइए चलते हैं, मुन्ना ने कहा और शक्ति के साथ गार्डन की तरफ चला आया। वंश चिड़ा हुआ सा आकर गौरी के बगल में बैठ गया। गौरी ने देखा तो कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो मुन्ना को लेने गए थे ना, अकेले वापस चले आए? वंश ने गौरी को सब बताया तो गौरी ने कहा, क्या ये ठाकुर और गब्बर में दोस्ती कब हुई? जो भी हो गौरी, पर मेरा मुन्ना बदल गया है। वंश ने मायूस होकर कहा, मेरा मुन्ना? गौरी ने हैरानी से कहा, हाँ मेरा, पूरे 25 साल मेरा ही रहा है वो, लेकिन जब से तुमसे मिला है इतना सा भी मेरा नहीं रहा, तुमने छीन लिया उसे मुझसे। वंश ने मुंह बनाकर कहा, हाँ तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मान तुम्हारा भाई ना होकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो। गौरी ने भी मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तुम ये कह सकती हो क्योंकि तुम उसकी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की हो, वरना अब तक तो मैंने ही उसे संभाला है। उसका हंसना, रोना, गुस्सा करना, शांत रहना, उसके अप्स, उसके डाउन्स सब मैंने ही देखे हैं। अरे जितना वो मेरे साथ बाइक पर घूमा है ना, उतना तो किसी लड़की के साथ भी नहीं घूमा होगा। अब तुम्हें क्या बताऊं मैं अपने और मुन्ना के प्यार के बारे में, वंश ने कहा। मुन्ना और अपने प्यार के बारे में गौरी को बताते हुए जैसे ही वंश ने गौरी की तरफ देखा तो पाया कि गौरी का ध्यान उसकी बातों में है ही नहीं, बल्कि वह तो सामने बैठे मुन्ना को देख रही है। वंश ने गौरी को देखकर अपने निचले होठ को बाहर निकाला और कहा, हाँ ये गौरी भी बदल गई है, इसे मेरी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन सबसे अच्छी तो मेरी छिपकली है, कम से कम वो मेरी बात तो सुनती है। हो निशी, आई रियली मिस्ड यू, काश तुम यहाँ होती। क्या हुआ वंश भैया, आप निशी को मिस कर रहे हैं क्या? वंश के बगल में बैठी अंजलि ने कहा, जो कि पिछले 5 मिनट से वंश के बगल में ही बैठी थी, लेकिन वंश को नहीं पता था। निशी की बात सुनकर वंश ने उसकी तरफ देखा और मुंह बनाकर कहा, मैं क्यों उस छिपकली को मिस करूंगा, मेरे पास और भी बहुत जरूरी काम है। ओह रियली? तो जरा एक बार फिर बोलकर दिखाइए कि आप निशी को मिस नहीं कर रहे थे, अंजलि ने कहा। वंश को अंजलि कुछ चैलेंज करे और वंश ना करे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? उसने अंजलि की तरफ देखा और कहा, मैं उस छिपकली को मिस नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि वो यहाँ नहीं है। हाँ कितना अच्छा लग रहा है उसके बिना, और यहाँ वो अगर होती तो चिड़चिड़ करती। वैसे भी यहाँ मेरे आसपास इतनी सुंदर लड़कियां हैं, मैं उस पागल निशी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। इतना ठीक है? वंश ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, अंजलि ने अपना फोन वंश की तरफ बढ़ा दिया। वंश पहले तो मुस्कुराया, लेकिन स्क्रीन पर जैसे ही निशी का नाम देखा, उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई और पैर कांपने लगे। अंजलि ने फोन लेकर बात करने का इशारा किया तो वंश ने फोन लिया और कान से लगाकर कहा, हेलो। हेलो के बच्चे, तुम खुद को समझते क्या हो? तुमने क्या कसम खा ली है वंश कि अपनी पूरी फैमिली में मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलोगे? और क्या कहा तुमने? पागल निशी। हाँ पागल तो मैं हूं ही, क्योंकि मैंने तुम जैसे गधे से जो प्यार किया है और सुंदर लड़कियां तुम्हारे आसपास है, इसलिए मेरे बारे में सोचना नहीं चाहते। आने दो मुझे, बनारस आने दो, और तुम्हें और तुम्हारे आसपास की उन लड़कियों की अगर मैंने टांगे नहीं तोड़ी ना, तो मेरा भी नाम निशी नहीं। और तुम एक नंबर के बेकार और बदतमीज इंसान हो। इस बार मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली, बल्कि मुन्ना भैया की शादी में कोई अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी कर लूंगी, लेकिन तुमसे तो हरगिज नहीं। हाँ चिरकुट कहीं के। निशी ने एक सांस में वंश को सब सुना दिया और फोन काट दिया। वंश ने कुछ नहीं कहा और मायूसी से फोन अंजलि की तरफ बढ़ा दिया। अंजलि ने फोन लिया और अपनी भवें उचकाकर कहा, क्या कहा निशी मैडम ने? तुमने तो मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया अंजलि, सच में तुम कितनी दुष्ट हो, वंश ने मुंह बनाकर कहा। वंश जरा यहां आना। शिवम की आवाज से वंश की तंद्रा टूटी। वह चौकी पर बैठे शक्ति के सामने जाकर खड़ा हो गया। काशी का भाई होने के नाते शिवम ने तिलक की कुछ रस्में वंश के हाथों करवाई। वहीं गौरी का भाई होने के नाते जय ने ये जिम्मेदारी निभाई। दोनों ने साथ साथ शक्ति और मुन्ना को तिलक किया, मीठा खिलाया और तोहफे दिए।
सभी रस्में होने के बाद काशी और गौरी आकर शक्ति और मुन्ना के बगल में बैठी और पूजा शुरू हुई। बनारसी साड़ी में गौरी इतनी सुंदर लग रही थी कि मुन्ना की नजरें बार बार उस पर चली जाती। शक्ति भी काशी के बगल में बैठा उसे देखता और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते। वंश मुन्ना और गौरी के साथ आ बैठा। आखिर मुन्ना उसका भाई जो था, वहीं जय अपनी बहन के बगल में बैठ गया और खुशी खुशी सब रस्में देखने लगा। अनु सारिका बाकी मेहमानों के साथ बैठी थी। आई अपनी सहेलियों और अंबिका अजी के साथ थी। बाबा भी अधिराज जी और दूसरे मेहमानों के साथ बैठे थे। सब बहुत खुश थे और सब बहुत ही अच्छे से चल रहा था। सभी रस्में होने के बाद खाने का बहुत अच्छा बंदोबस्त था जो कि मुरारी ने करवाया था। सभी मेहमान खाना खाने लगे। शक्ति, काशी, मुन्ना, गौरी के लिए अलग टेबल लगाया था। उनके साथ अंजलि, वंश और जय भी शामिल हो गए। सभी बैठकर खाना खाने लगे। शक्ति और काशी साथ साथ खा रहे थे। शक्ति ने एक निवाला तोड़ा और अपने हाथ से काशी को खिला दिया। गौरी ने देखा तो मुस्कुराई और जैसे ही मुन्ना की तरफ देखा तो मुन्ना उसे ही देख रहा था। गौरी मुन्ना को देखकर मुस्कुराई तो मुन्ना ने धीरे से कहा, हम सबके सामने ऐसा कुछ नहीं करेंगे गौरी। मुन्ना ने जो कहा वो सिर्फ गौरी को ही नहीं बल्कि मुन्ना के बगल में बैठे वंश को भी सुन गया। तो उसने मुन्ना की तरफ झुककर धीरे से कहा, खिला तो मुन्ना, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। वैसे भी ये बस प्यार जताने का एक तरीका है। मुन्ना ने सुना तो वंश की तरफ देखा और कहा, प्यार जताने के लिए और भी कई तरीके हैं वंश। तुम देख रहे हो ना, सामने पापा और बड़े पापा खड़े हैं। उन्होंने हमें ये सब करते देखा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तुम कितने अनरोमांटिक हो मुन्ना। एक मिनट, वंश ने धीरे से कहा और फिर तेज आवाज में कुछ ही दूर खड़े मुरारी से कहा, मुरारी चाचा, मुन्ना अगर गौरी को अपने हाथ से खिलाए तो कोई दिक्कत है क्या? मुन्ना ने सुना तो शर्म के मारे अपना सर ही झुका लिया। तब तक मुरारी भी वहां चला आया और कहा, दिक्कत कैसी भाई? कुछ दिनों में दोनों की शादी है। हम तो कहेंगे कि अभी जो खिलाना है खिला दो, बाद में कहा है कि सिर्फ ताने ही खाने को मिलेंगे। मुरारी ने जैसे ही कहा सब हंसने लगे और गौरी ने कहा, पापा आप कितने कूल हो यार, और आपके ये लाड साहब बस इसलिए मुझे अपने हाथ से नहीं खिला रहे कि पापा क्या कहेंगे। पापा कुछ नहीं कहेंगे, वैसे भी हम नए जमाने के पापा हैं, मुरारी ने कहा। गौरी ने देखा मुरारी के कुर्ते का कॉलर सही नहीं है तो वह उठकर उनके पास आई और कॉलर सही करते हुए कहा, बिल्कुल होंगे आप नए जमाने के, लेकिन आदतें आज भी पुराने जमाने के पापा वाली ही है। अब लग रहे हैं ना आप स्मार्ट, बोले तो कतई जहर। अरे वाह गौरी, तुम तो अभी से मुरारी चाचा की जैसे बात करने लगी। वंश ने खुश होकर कहा, पापा से ही सीखा है। क्यों पापा? गौरी ने कहा, हाँ बिल्कुल, और अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, धीरे धीरे सब सिखा देंगे तुमको, मुरारी ने कहा। मुन्ना वंश की तरफ झुका और बड़बड़ाया, बस पासवर्ड रखना ना सिखाएं। वंश ने सुना तो हंसने लगा। मुरारी ने देखा और कहा, ए वंश, का गुटरगु कर रहे हो बे तुम दोनों? पापा छोड़िए इन्हें, इनका ब्रोमांस चलता रहता है। आप देखिए ना, मान मुझे अपने हाथों से नहीं खिला रहा। गौरी ने बच्चों की तरह गुनगुनाते हुए कहा, अरे छोड़ो मान को, हम है ना, हम खिला देते हैं। कहते हुए मुरारी ने एक निवाला तोड़ा और जैसे ही गौरी की तरफ बढ़ाया, गौरी ने मुरारी के हाथ को उसकी तरफ बढ़ाकर उसे ही खिलाते हुए कहा, पहले आप खाइए। काशी ने देखा तो उसने भी एक निवाला तोड़कर मुरारी को खिलाते हुए कहा, मुरारी चाचा, एक हमारी तरफ से भी। मुरारी ने दोनों निवाले खाए और वंश मुन्ना को देखकर कहा, देखा जो होती है बेटियां, और एक तुम दोनों हो कि बैठकर खाए जा रहे हो। हाँ तो आपकी बेटियों ने हमें कब खिलाया? इस बार शक्ति और मुन्ना ने एक साथ धीरे से कहा, लेकिन वंश को छोड़कर बाकी किसी को सुनाई नहीं दिया। तो वंश ने एक निवाला तोड़ा और मुन्ना को खिलाते हुए कहा, अरे काहे चिंती आते हो मुन्ना, हम हैं ना तुम्हें खिलाने के लिए। वंश ने मुन्ना को खिलाया सो खिलाया, साथ ही उसके होंठों पर लगे खाने को टिश्यू से भी साफ करने लगा, वो भी बहुत प्यार से। मुरारी, काशी, गौरी हैरानी से दोनों को देख रहे थे और शक्ति मुस्कुराते हुए खाना खा रहा था, क्योंकि वह मुन्ना और वंश के बीच के प्यार को बहुत अच्छे से समझता था। मुरारी कुछ देर शांत रहा और फिर कहा, पहले पता होता तो गौरी के बजाय तुम्हारा रिश्ता वंश से करवा देते। वंश ने सुना तो हैरानी से मुरारी की तरफ देखा और कहा, क्या कह रहे हैं आप? मेरे ऐसे शौक नहीं है,
मेरी पहले से फील्डिंग सेट है मुंबई में निशी के साथ। जल्दबाजी में वंश के मुंह से निशी का नाम निकल गया और जैसे ही उसे समझ आया वंश ने मुरारी की तरफ देखा। वह अपनी बात मुरारी को समझा पाता इससे पहले ही मुरारी ने कहा, बेटा फील्डिंग चाहे जितनी सेट करनी है कर लो, अंपायर तो हम ही रहेंगे। बेचारा वंश इसके बाद क्या कहता, बस झेपता हुआ सा मुरारी को देखने लगा। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 66। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय।